चलचित्रों की इस अनोखी दुनिया में जब भी किसी बड़े निर्माण घराने का नाम आता है तो दर्शकों के दिलों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। ऐसा ही एक बड़ा नाम है यश राज फिल्म्स का, जो अपनी जासूसी कहानियों के ब्रह्मांड के लिए पूरे देश में जाना जाता है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए वर्ष इस इजाज में एक नया धमाका हुआ जिसका नाम है अल्फा। ये इस जासूसी दुनिया की 7वीं बड़ी कड़ी है। इस चलचित्र के जरिए एक नए और प्रतिभाशाली निर्देशक शिव रवेल ने बड़े पर्दे पर अपनी शुरुआत की है, जबकि इसके निर्माता खुद आदित्य चोपड़ा हैं। इस कहानी को सौमिल शुक्ला, श्रीधर राघवन, इशिता मोइत्रा और उदय चोपड़ा ने मिलकर अपनी कलम से सजाया है। इस चलचित्र में हमें आलिया भट्ट, शर्वरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल जैसे दिग्गज कलाकार मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। ये कहानी एक ऐसी प्रशिक्षित हत्यारन के इर्द गिर्द घूमती है जिसे दुनिया से पूरी तरह अलग एक खास सैनिक के रूप में पाला गया है। जब उसे अपने परिवार और छिने हुए बचपन का कड़वा सच पता चलता है तो वह अपनी बिछड़ी हुई बहन के साथ मिलकर अपनाने वाले और उसके इस अवैध सैनिक कार्यक्रम को तबाह करने निकल पड़ती है। यह चलचित्र इसी साल 3 जुलाई जड़ी को सिनेमा घरों में आया था और इसे देखने के बाद दर्शकों और जानकारों की मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई। आज हम इसी कहानी के हर छोटे बड़े मोड़ और इसके अच्छे बुरे पहलुओं पर बहुत ही सरल और आम बोलचाल की भाषा में बात करेंगे। इस कहानी की शुरुआत बहुत साल पहले यानी वर्ष इजाज के कारगिल युद्ध के ठीक बाद होती है। सेना के एक बड़े अधिकारी कर्नल फतेह सिंह खावत लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रांत कौल की मदद से भारतीय सेना के लिए एक बहुत ही गुप्त और अनोखा कार्यक्रम शुरू करते हैं जिसका नाम अल्फा रखा जाता है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ऐसे खास सैनिक तैयार करना था जो आम इंसानों से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली और फुर्तीले हों। 3 साल की कड़ी मेहनत और सफल परीक्षणों के बाद आखिरकार इस योजना को सरकारी मंजूरी मिल जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन तभी विक्रांत की जिंदगी में एक बड़ा तूफान आता है। उसकी गर्भवती पत्नी जानकी को दिल की एक बहुत ही गंभीर और जानलेवा बीमारी हो जाती है। अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए विक्रांत एक बहुत बड़ा और गैर कानूनी कदम उठाता है। वह प्रयोगशाला से छुपखास दवाई का हिस्सा चुरा लेता है जिसमें इंसानी शरीर को अंदर से ठीक करने की अद्भुत क्षमता थी। दवाई अपनी पत्नी को दे देता है। गर्भावस्था के दौरान तो उसकी पत्नी की हालत में सुधार होता है, लेकिन इस दवाई का असर लंबे समय के लिए बहुत ही घातक साबित होता है। जानकी जुड़वां बेटियों को जन्म देने के तुरंत बाद इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। विक्रांत के इस कदम की वजह से सरकार इस पूरे कार्यक्रम को तुरंत बंद करने का आदेश दे देती है और फतेह का घटाकर उन्हें दूर चेरापूंजी भेज दिया जाता है। लेकिन फतेह के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वह इस योजना को किसी भी कीमत पर बंद नहीं करना चाहता था। वह एक वैज्ञानिक डॉक्टर जॉन वर्गीज के साथ मिलकर एक बहुत ही खौफनाक साजिश रचता है। वह विक्रांत को यह झूठी खबर देता है कि उस पत्नी के साथ उसकी बच्ची भी मर चुकी है, जबकि असलियत में वह उन जुड़वां बच्चियों में से एक को चुपचाप चुरा लेता है जिसके खून में पहले से ही उस दवाई का असर मौजूद था। फतेह उस बच्ची का नाम जानकी की याद में सीता रखता है और उसे राजस्थान के एक बहुत ही गुप्त ठिकाने पर ले जाता है। वहां दुनिया की नजरों से दूर सीता को इस दोबारा शुरू किए गए कार्यक्रम के तहत एक सुपर सैनिक की तरह पाला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरी बच्ची थी जिसका नाम दुर्गा था, उसे पूरी तरह अलगमा हॉल में पाला जाता है और वह अपनी बहन के अस्तित्व से पूरी तरह अनजान बड़ी होती है। वक्त अपनी रफ्तार से बदलता है और कहानी सीधे 24 आगे यानी इसी साल अंजाम में आ पहुंचती है। सीता अब बड़ी हो चुकी है और उसे अपने साथ हुए इस धोखे का एहसास हो जाता है। वह एक एक करके उन सभी वैज्ञानिकों और सैन्य अधिकारियों को मौत के घाट उतारने लगती है जो इस काले खेल से जुड़े हुए थे। इसके बाद फतेह की उस गुप्त प्रयोगशाला को भी पूरी तरह तबाह कर देती है। उसकी इन हरकतों की वजह से देश की सबसे बड़ी जासूसी संस्था चौकन्नी हो जाती है, जिसके मुखिया अब खुद विक्रांत बन चुके हैं। वे अपने पुराने दोस्त सुनील लूथरा के जाने के बाद इस पद को संभाल रहे हैं। जब विक्रांत का सामना फतेह से होता है तब उन्हें यह सबसे बड़ा झटका लगता है कि जिसे वे एक अपराधी समझ रहे हैं वह कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी सगी बेटी सीता है। इस सच को जानने के बाद विक्रांत तुरंत स्पेन के शहर वेलारोल्ड के लिए रवाना होते हैं ताकि वह अपनी दूसरी बेटी दुर्गा से मिल सके, जो वहां एक बेहद साधारण जिंदगी जी रही थी। सीता को अपने पिता की हर हरकत की खबर थी। वह विक्रांत का पीछा करते हुए श्रीनगर के एक सुरक्षित घर जाती है। वहां उसका अपनी ही बहन दुर्गा से सामना होता है और दोनों के बीच एक छोटी लेकिन जोरदार लड़ाई होती है। सीता आसानी से दोनों पर काबू पा लेती है और उन्हें बताती है कि उसे वैज्ञानिक वर्गीत से इस पूरे प्रोजेक्ट का सारा खालास्ट पता चुका है।
इससे पहले कि बिखरा हुआ परिवार आपस में बैठकर गिले शिकवे दूर करता, फतेह के सैनिक उस घर पर अचानक धावा बोल देते हैं। सीता और दुर्गा किसी तरह अपनी जान बचाकर लद्दाख के एक दूसरे सुरक्षित ठिकाने की तरफ भागती है, जबकि विक्रांत हमलावरों को रोकने और फतेह का पीछा करने के लिए वहीं रुक जाते हैं। विक्रांत फतेह को ढूंढ तो लेते हैं, लेकिन फतेह के आदमी उन्हें अपने कब्जे में ले लेते हैं। सैनिक हार नहीं मानते और वे लद्दाख के उस दूसरे सुरक्षित घर भी हमला कर देते हैं। लेकिन इस बार लड़कियों को एक बहुत बड़ा सहारा मिलता है। कबीर धालीवाल नाम का एक जांबाज सिपाही उनकी मदद के लिए वहां पहुंच जाता है और फतेह के सैनिक को गिर देता है। इस बयान कड़ाई के दौरान दुर्गा बुरी तरह घायल हो जाती है। कबीर हमलावरों का ध्यान अपनी तरफ खींचता है ताकि सीता अपनी घायल बहन को लेकर वहां से सुरक्षित निकल सके। इसके बाद सीता अकेले ही फतेह के मुख्य ठिकाने में घुसने का फैसला करती है। वहां पहुंचकर उसे एक और दर्दनाक नजारा देखने को मिलता है। उसके पिता विक्रांत को एक कुर्सी से बांधकर उनके पूरे शरीर पर बम लगा दिया गया था। तभी फतेह अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और खौफनाक राज खोलता है। वह बताता है कि उसका असली नाम मफ्तेह सिंह नहीं बल्कि मेजर जरार खान है। वह पाकिस्तान की जासूसी संस्था का एक बहुत ही शातिर एजेंट है जो वर्ष 1980 में ही भारतीय सेना में घुसपैठ करने में कामयाब रहा था। उसका इकलौता मकसद भारत की मदद से उस अद्भुत दवाई को बने आना और उसे अपने देश ले जाना था। जरार खान वहां से दुर्गा को अगवा करके चेरापूंजी के अपने मुख्य ठिकाने की तरफ निकल जाता है ताकि वह उसके खून की मदद से उस दवा भी ज्यादा असरदार रूप तैयार कर सके। वहां से किसी तरह बचकर निकलने के बाद सीता और विक्रांत जरार खान का पीछा करते हुए चेरापूंजी की उस गुप्त प्रयोगशाला तक पहुंच जाते हैं। इसी बीच वहां कैद दुर्गा भी हिम्मत दिखाती है और खुद को बंधनों से आजाद कर लेती है। वह विक्रांत और वहां तैनात सैनिकों के साथ मिलकर जरार के आदमियों का डटकर मुकाबला करने लगती है। इस आखिरी और आमने सामने की लड़ाई में सीता का सामना सीधे जरार खान से होता है। वह अपनी मां की मौत, अपनी बहन की लाचारी और अपने छिने हुए बचपन का बदला लेते हुए जरार खान को एक के बाद एक कई चोट पहुंचाती है और अंत में उसके सिर में गोली मारकर उसका काम तमाम कर देती है। इस तरह खौफनाक कार्यक्रम हमेशा के लिए बंद हो जाता है और जरार खान का अंत होता है। अपनी दोनों बेटियों को गले से लगा लेते हैं। फिर कहानी के अंत में वे अपनी बेटियों के सामने दो रास्ते रखते हैं। वे उनसे कहते हैं कि या तो वे एक बेहद आम और शांत जिंदगी चुना या फिर देश की इस जासूसी संस्था से जुड़कर अपनी इन अनोखी ताकतों का इस्तेमाल भारत माता की रक्षा के लिए करें। अगर हम इस चलचित्र की खूबियों पर बात करें तो इसकी सबसे बड़ी अच्छाई इसकी तेज रफ्तार और इसकी भव्यता है। शिव रवैल ने एक नए निर्देशक के रूप में बहुत ही कमाल का काम किया है। उन्होंने कहानी को कहीं भी सुस्त नहीं होने दिया। चलचित्र के दृश्य इतने बड़े पैमाने पर फिल्माए गए हैं कि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लगते हैं। राजस्थान के तपते रेगिस्तान से लेकर लद्दाख की बर्फीली वादियों और चेरापूंजी के घने जंगलों तक कैमरे का काम बहुत ही लाजवाब है। आलिया भट्ट ने सीता के किरदार में अपनी पूरी जान लगा दी है। एक ऐसी लड़की जिसके अंदर गुस्सा भी है और अपने परिवार के लिए तड़प भी, उसे उन्होंने अपनी अदाकारी से बहुत अच्छे से दिखाया है। शर्वरी ने भी दुर्गा के रूप में उनका बहुत अच्छा साथ दिया है। खासकर दोनों बहनों के बीच के भावनात्मक दृश्य दर्शकों को बांध कर रखते हैं। अनिल कपूर ने एक बेबस लेकिन जिम्मेदार पिता के रूप में हमेशा की तरह सदा हुआ अभिनय किया है। वहीं बॉबी देओल ने जरार खान के रूप में पर्दे पर जो दहशत पैदा की है वह काबिले तारीफ है। उनका खूंखार अंदाज इस कहानी को एक मजबूत खलनायक देता है। इसके अलावा कहानी के बीच में कबीर धालीवाल का अचानक आना दर्शकों के लिए एक बहुत बड़ा और सुखद सरप्राइज साबित होता है जो पूरी जासूसी दुनिया को आपस में जोड़ता है। कमियों की बात करें तो इस चलचित्र की सबसे बड़ी कमजोरी इसकी पटकथा की लिखावट है। कहानी में कुछ चीजें बहुत ही ज्यादा फिल्मी और अविश्वसनीय लगती है, जैसे कि एक पाकिस्तानी एजेंट का इतने सालों तक भारतीय सेना में इतने बड़े पद पर रहना और किसी को भनक तक न लगना तार्किक रूप से थोड़ा हजम नहीं होता। चलचित्र का दूसरा हिस्सा बहुत ज्यादा मार धाड़ से भर जाता है, जिसकी वजह से कहानी के जज्बात कहीं पीछे छूट जाते हैं। दोनों बहनों के मिलने और उनके आपसी रिश्ते को गहरा होने के लिए जितना समय मिलना चाहिए था वह भागदौड़ और धमाकों के बीच कहीं खो जाता है। संगीत भी इस बार उतना असरदार नहीं रहा जो लंबे समय तक याद रहे। जानकारों और आम जनता की मिलीजुली प्रतिक्रिया का एक बड़ा कारण यह भी है कि दर्शक अब इस जासूसी दुनिया से कुछ बहुत ही नया और अलग देखने की उम्मीद करते हैं, जबकि यह चलचित्र कुछ जगहों पर पुरानी फिल्मों के डर्रे पर ही चलता हुआ दिखाई देता है।
फिर भी इन तमाम छोटी मोटी कमियों के बावजूद अल्फा इस साल की एक बहुत ही बड़ी और मनोरंजक फिल्म साबित होती है। यह हमें सिखाती है कि परिवार का साथ और देश के प्रति वफादारी किसी भी ताकत से बढ़कर होती है। यदि आप मार-धाड़, जासूसी और तेज रफ्तार कहानियों के शौकीन हैं, तो यह चलचित्र आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगा। नए निर्देशक शिवरवैल का यह प्रयास आने वाले समय में हिंदी सिनेमा के लिए एक नया रास्ता खोलने का रखता है। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से यह चलचित्र आज भी सिनेमाघरों में अपनी पकड़ बनाए हुए है और इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की सूची में 9वें स्थान पर गड़वसेरा है।